गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्या हो रहे हैं? आज नया टॉपिक अपने सामने आया है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके बारे में लर्न करेंगे। बैठ जाओ। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ एक सोचने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे स्पीशीज है, कोई डॉग्स हैं, एलिफेंट है, इवन हाउस फ्लाई है, इवन वास्प है, इवन ह्यूमन है। यदि ये बच्चे पैदा ना करे कोई भी, तो क्या हाल होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट यही होगा कि वो स्पीशीज धरती से उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए नेचर ने इस प्रकार का इंतजाम किया है कि स्पीसीज यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स इस धरती से गायब नहीं हो जाए, बने रहो। आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, बने रहो धरती पर। ईश्वर ने ये आशीर्वाद किस रूप में दिया? रिप्रोडक्शन, इस रूप में दिया ये आशीर्वाद। रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर जो है वो दो प्रकार से होता है। एनिमल्स में तो प्राय गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में दो प्रकार से रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। एक प्रकार का है एसेक्सुअल। आपको जब कोई बोले या कोई आपस में बात करे कि आदमी कभी बच्चा पैदा कर सकता है क्या, या बिना आदमी या परिवार से औरत बच्चा पैदा कर सकती है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि अकेला पेरेंट सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अपना ये मानना है, क्योंकि चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट वगैरह एनिमल्स का देखा है, और उसमें अपने बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें 2 पेरेंट्स इज नीडेड। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्लांट्स वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग वर्ल्ड है प्लांट्स। तो प्लांट्स अपने आप में क्या है, उस प्लांट्स के अंदर उसको कोई दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। कुल मिलाकर बात ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक का मतलब है कि दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड पार्टनर, इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस। इससे पहले मैं आपको ये और बात बताता हूं कि एक प्लांट के कितने ऑर्गन है? 5 कौन से ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के? रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर एंड फ्रूट सीड। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो फ्लावर है, ये एक प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन है। इसकी स्टडी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेंगे। लेकिन यदि रूट, स्टेम, लीव्स रिप्रोडक्शन करने लग गए, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है,
तब हम ये कहेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि कोई लीफ अपने जैसा प्लांट बना दे, कोई रूट अपने जैसा प्लांट बना दे, किसी पेड़ का स्टेम अपने जैसा प्लांट बना दे, तो कॉपी तो होगा, सेम ही होगा, डिट्टो। कार्बन कॉपी कह सकते हो, आजकल तो फोटो कॉपी निकलती है, डिट्टो, उसमें कोई बिल्कुल फर्क नहीं होता। तो डिट्टो कॉपी इस तरह से निकालनी हो ऑफस्प्रिंग की। ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि संतान, बच्चे। तो जो पेरेंट्स होंगे वैसे के वैसे ऑफस्प्रिंग होंगे, एग्जैक्ट। और ऐसा कौन कर सकता है? सिंगल पेरेंट, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब प्लांट्स में जो मोटा मोटी जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको अपने 4 पार्ट में बांट लिया, 4 पार्ट में बांटा आपने, 1 2 3 4। ये जो 3 पार्ट्स हैं ये थोड़े से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये इसके मूल पेरेंट के स्टेम, रूट और इनसे पैदा होंगे, तो उनसे ऐसा लगता है कि कोई कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर सा बनाते हैं। ये ऐसा लगता है कोई सेक्सुअल बॉडी है क्या ये, लेकिन होती नहीं है। इसलिए ये डिफरेंट है। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन किससे डिफरेंट है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप एक टहनी जो है आपको दिख रही है, जिसकी पत्ती लगी है, जिसके स्टेम की कोई ट्विग है, तोड़ा और जमीन के अंदर लगा दिया, नया प्लांट बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हूबहू उसी चीज को तोड़ो और लगाओ जमीन में, वैसा तैयार हो जाता है। उसको आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हो। और थोड़ा सा क्या डिफरेंट सा स्ट्रक्चर बना ले, हालांकि सेक्सुअल बॉडी नहीं होती है, लेकिन उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बनाया तो स्टेम ने एक ही पेरेंट है। स्टेम ने कुछ इस तरह का फ्रेगमेंट बनाया है। स्टेम ने क्या किया है कि एक फ्रेगमेंट सा बना लिया है, टूटा हुआ धागा सा, जो दिख रहा है अलग का, ये अब ये अलग होगा। तो जो पॉन्ड्स होते हैं ना, में जहाँ ग्रीन ग्रीन काई लगी रहती है, पॉन्ड्स को साफ नहीं किया जाता है, उसमें कोई तैरने की कोशिश करे तो वो भी डूब जाता है, स्लिमी हो जाता है, वो स्लीकी हो जाता है। और पानी ठहरा हुआ है, बह नहीं रहा है, मूविंग वाटर नहीं है, स्टेगनेंट वाटर है। इसमें एक काई उगती है, काई एक एल्गी जिसको कहते हो आप, एक एल्गी ग्रो करती है, स्पाइरोगायरा। इसका जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट जो है वो टूट जाता है। फिलामेंट, वो टूटा हुआ जो फिलामेंट है वो एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। फिर आगे दुनिया भर के टूटे हुए इस तरह से टुकड़े से हो जाते हैं, नए नए स्पाइरोगायरा बनते रहते हैं। बस यही है फ्रेगमेंटेशन। बडिंग का देखिए हिसाब क्या है। बड का मतलब है ब्रांच, और ब्रांच भी कैसी? बल्ब जैसी। बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो अलग सी दिखने लग जाएगी। आपको साइटोप्लाज्म पता है? एक सेल होती है, यूनिट, ये सेल है। इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए वगैरह होता है, ये साइटोप्लाज्म है। जब बडिंग करने का जब जी आएगा किसी प्लांट का,
बड निकालने का बल्ब जैसा। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये इधर वाला है, ये वो सारा यहाँ एक एंड में आ जाएगा, इस तरह से एक एंड में आ जाएगा ये साइटोप्लाज्म। और इधर ही क्या है कि ये न्यूक्लियस भी चला जाएगा, ये न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा। जो इन दो में होगा, ये तो पेरेंटल जो ब्रांच है उसके साथ रह जाएगा, और ये क्या है कि बल्ब जैसे हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे ये करेगा, फिर ये एक बल्ब जैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक बड बन जाएगी एक, जिसको बल्ब जैसी बडिंग कहते हैं। और एक बल्ब जो है एक अपने पेरेंट जैसा ऑफस्प्रिंग बना देगा, ये भी एक ऑफस्प्रिंग बना देगा। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो बडिंग कहलाती है, और ये ईस्ट में पाई जाती है। ईस्ट वेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं ज्योग्राफी में, YEAST ईस्ट। ये एक ऐसा मोल्ड है, ऐसी फंजाई है ईस्ट, जिससे आप डबल रोटियाँ खाते हो, जो कि शराब का निर्माण करती है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है ईस्ट, और ये बडिंग से इसको बढ़ाते रहते हैं ईस्ट को। और एग्जाम्पल है अपना कोरल, मूंगे। समुद्र के अंदर जो समुद्री जीव है, जो इधर उधर मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। स्टेगनेट एनिमल्स कोरल और स्पंज, ये भी अपने बच्चे कैसे बडिंग से पैदा करते हैं, और वो उनकी सातों पीढ़ियां एक ही जगह पर रहती है। मतलब 7 की 7 पीढ़ियां एक ही जगह रहती है, और वो वहीं मरते रहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की चूने की चट्टान बनाए रहते हैं उनकी बॉडी समुद्र के अंदर। खैर, ये आगे की बातें। तीसरा स्ट्रक्चर है स्पोर फॉर्मेशन। अब मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर है, वाटर है नहीं, प्लांट क्या करेगा कि मरने से पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो 60 डिग्री हो जाए तो भी ना मरे, अपनी स्पीसीज तो जिंदा रखेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होता है अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये स्पोर क्या होता है? टाइनी, एक छोटा सा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके चारों तरफ बड़ी थिक वॉल होती है जो जल्दी से टूटती नहीं है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, पानी वगैरह बरसता है, वर्षा आ जाती है, पानी मिलने लग जाता है, तो वो थिक वॉल कमज़ोर हो गए, उसमें से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बाहर निकलते हैं, और पेरेंट ऑफस्प्रिंग बाहर फैलने लग जाते हैं। इस तरह से स्पोर कहने का मतलब स्पोर जर्मिनेशन हो गया। ये स्पोर जैसी स्ट्रक्चर जो मैंने जिक्र किया है, किस में पाया जाता है? मोस, जो निचले प्लांट्स हैं, फूल वाले या फ्लोरिंग प्लांट्स, जो वो देखते हैं अपने रात दिन। पहाड़ों के ऊपर जाओगे जहाँ नमी रहती है, ठंडक रहती है, वहाँ पर ये प्लांट मिलते हैं, मोस, फार्म। लेकिन ये तो अपने किचन में मोल्ड, किचन में रोटी के ऊपर मिल जाइए फंजाई। ये फंजाई के जो स्पोर है वो क्या है कि यहाँ वातावरण में, हवा के अंदर, एयर के अंदर घूमते रहते हैं। जो ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिले, मतलब कोई रोटी पुरानी मिल गई, नमी भी यानी पानी भी मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, और गर्मी, ज़्यादा गर्मी नहीं, ठीक ठीक गर्मी, जिसको उमस कहते हैं, ऐसी गर्मी मिल गई, फटाफट उसमें से स्पोर से साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस निकलेगा, ऑफस्प्रिंग निकलेगा, और सारी रोटी के ऊपर बढ़ते रहेंगे, वो ऑफस्प्रिंग फैलते रहेंगे। ये मोल्ड का काम है, फंजाई। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये एग्जाम्पल देकर पूछेंगे, इसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बताएं।
अब आइए आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फोर्थ के ऊपर। तो ऊपर जो 3 फ्रेगमेंट्स और बडिंग और जो स्पोर बताए, उसमें आपने देखा होगा कि ये जो मूल पेरेंट्स है उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट सा हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो डिफरेंट हुआ है वो है सिंगल पेरेंट का ही, डबल पेरेंट नहीं है, वरना तो सेक्सुअल हो जाएगा। सिंगल पेरेंट की बॉडी से ये अलग सा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है, ये एसेक्सुअल बॉडी कहते हैं, जो इनसे ऑफस्प्रिंग निकलते हैं। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक खास बात ये है कि ये इस तरह की कसरत, इस तरह की इनको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अच्छा मेरे जैसा उगाना है आपको, कोई आदमी से बात करता है कोई प्लांट, क्या अच्छा मेरे जैसा उगाना है क्या आपको, आप मेरी एक पिक तोड़ लीजिए, रेत में लगा दीजिए, सॉइल में, मेरे जैसा ही बच्चा, मेरे जैसा ही ऑप्शन ग्रो कर लेगा। तो ये क्या हुआ, वेजिटेटिव पार्ट लिया था, वो उगा लिया आपने, ग्रो कर लिया, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया ना ये। तो इसमें भी क्या है कि आदमी ने कुछ फायदा उठाया है, इतना सरल है इनको ग्रो करना, तो आई शुड नॉट बी इंटरवेन इन दिस प्रोसीजर, इस why should not we take a propagation of such like plants जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं उनको अपने खुद क्यों ना करें तोड़ कर। उसको जब आदमी करता है तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, और जब नेचर ने कुछ प्लांट्स को बोल रखा है कि आप तो कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे, मतलब उनको तो कर्स दे दिया, उनको तो वो क्या कहते हैं कि श्राप दे दिया, कर्स दे दिया। तो ये आप हमेशा अपनी जो संतति, अपनी जो स्पीसीज है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही आगे बढ़ाओ, इसी प्रोसीजर से। तो इसमें ऐसी 5-6 मैंने लिस्ट बनाई है। इसमें पोटैटो के अंदर देखा होगा आपने, आई जैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़े खड्डे से होते हैं। असल में पोटैटो जो है ये जमीन के अंदर का स्टेम है। पोटैटो का स्टेम जो है जमीन के अंदर का होता है, जिसमें स्टोरेज रहता है फूड, और इसके ऊपर जो आई जो है ना, ये इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इनको जितनी आईज काट कर आप जमीन में करोगे, उतने ही क्या है कि आपको पोटैटो की फसल मिल जाएगी। पोटैटो क्रॉप ऐसे तैयार कर लेते हैं। मैंने एक शब्द बोल दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि इनकी आई, पोटैटोज की आई में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। व्हाट डू यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इट इज मेड ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, nascent cells, young cells which have a very dense cytoplasm and clear-cut nucleoplasm, nucleus, etc. There are no vacuoles in like these tissues. सेल खाली नहीं होती, साइटोप्लाज्म से फुल होती है, और वो सदा के लिए इट हैज ए नेचर ऑफ ऑलवेज डिवाइडिंग। इसका डिवीजन जो है कभी बंद नहीं होता। तो इस तरह की जो सेल की नेचर होती है वो मेरिस्टेमेटिक कहलाती है। तो ऐसी नेचर की सेल जो है इसकी आंख में होती है पोटैटो की, काट कर सोइल में लगाओगे, उग जाएगा वेजिटेटिव। बल्ब आपने ऑनियन के नीचे देखा होगा, जिसको सब्जी वगैरह बनाते हैं तो काट के अलग फेंक देते हैं, वो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, सोइल के अंदर रहता है, और उससे क्या है रूट निकलती है, उससे नया प्लांट बन जाता है। एक ऑनियन है, आपने जमीन के अंदर लगा दिया, ऊपर हरी लीव्स, हरा प्याज जिसको कहते हैं सब्जी में, वो खूब उग जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो वो जो
छोटा सा एक डिश शेप नीचे प्याज के होता है, जिससे क्या फ्लैशी लीव्स निकलती हैं प्याज की छिलके, वो स्ट्रक्चर बल्ब कहलाता है। इट हैज आल्सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which can grow easily in a favorable condition. Shoots of plants, ये तो है। मनी प्लांट देखा होगा, किसी के घर गए, अरे हमारे हमको भी ये ग्रो कराना है घर के अंदर, बोले कोई बात नहीं, ले जाओ। एक ट्यूब तोड़ी शूट की, घर जाकर पानी में रख दिया, वो उगता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। साइड शूट्स, जो अर्थ के ऊपर ऊपर जो दूब घास देखा होगा आपने, सारी ग्रासेस ऐसे अनवांटेड ग्रासेस, उसको हटा, माली जो है हटाता है, लेकिन वो कहता है कि इनको इकट्ठी करके एक जगह रखो, जला दो, या वहीं छोड़ दोगे तो दोबारा उग जाएगी, दोबारा घास हो जाएगी फसल में। तो होता क्या है कि ये साइड शूट्स होती है ना, दूब घास ऐसे धरती के ऊपर साइड में, ये रन करती रहती है, उगती रहती है, ग्रो करती रहती है तेजी से, और उसी को तोड़ के क्या है कि उसी दूब को ले जा करके आप दूसरे गार्डन में फेंक देते हो, तो वहाँ भी दूब घास हो जाएगी। तो ये साइड शूट्स हैं जिनको रनर कहते हैं, रन करते रहते हैं, फटाफट फटाफट सारी धरती को ग्रीन कर देंगी ग्रासेस। कॉर्न पीसेस, कॉर्न होता है एक, मतलब जैसे अरबी की सब्जी खाते हो और कॉर्न होता है, वो इस तरह से मोटा सा, आलू से भी ज़्यादा, पोटैटो से भी ज़्यादा ऐसे मोटा सा एक चीज़ होती है। उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनको कट करके आप जमीन में लगाओगे, प्लांट उग जाएगा। जैसे ग्लेडियोलस में, ग्लेडियोलस प्लांट क्या होता है, ये सजावटी पौधा, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, बाकी तो कोई काम नहीं आता। इसमें हरे पीले लाल रंग के फूल तरह तरह के निकलते रहते हैं। ये जब ऑर्नामेंटेशन करना हो गार्डन का है, घर का, तो एक कॉर्न के पीछे लगा दो, उग जाएगा। मार्जिन्स ऑफ लीव्स, भाई अभी तक तो स्टेम जो जमीन के अंदर है, कोई रूट, अब जैसे शकरकंद है, शकरकंद क्या है, रूट ही तो है, स्वीट पोटैटो रूट ही तो है, उसके पार्ट करके उस रूट के जमीन में रख दो, वाटर वगैरह दे दो, ग्रो कर जाएगा। तो अभी तक तो रूट स्टेम वगैरह देखा आपने, अभी तक ऐसा नहीं है कि लीव्स भी पीछे नहीं है, लीव्स भी अपने जैसा ऑफस्प्रिंग तैयार कर देती है वेजिटेटिव। एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम, फिलम का मतलब लीव्स होता है, फिलम का ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब लीव्स। तो ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं, उसके किनारे और मार्जिन्स जो होते हैं ना, वहाँ से बड निकलती रहती है इस तरह से, और वो बड अलग होकर एक अलग ऑफस्प्रिंग बना लेती है, अलग प्लांट बना लेती है। तो इस तरह से नेचर ने जो इनको दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका फायदा उठाते हैं ये, और हूबहू अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं। जैसे कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो आपने कभी बनाना और पाइनएप्पल की सीड देखी नहीं, ईश्वर ने इनको ऑर्डर दे रखा है कि आप तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करोगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है, फायदा ये है कि बिल्कुल कॉपी है, जो अपने चाहते थे कि डिजीज रेसिस्टेंस कोई वैरायटी है, वो अपने को संतान में मिलनी चाहिए एक। अच्छा, अपने को ये चाहिए कि बड़े रसीले और स्वादिष्ट केले मिलने चाहिए, तो ठीक है, मिल जाएंगे। आप उसकी जो ट्विग काट के लगाई है बनाना की, वो वैसे ही केले देगा, एग्जैक्ट शब्द काम में लिया ना कि एग्जैक्ट कॉपी।
तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर पेरेंट्स के हैं वही ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। फायदा ये। दूसरा क्या है कि अपने को जब आप सीड जर्मिनेट करवाते हो, खेती करते हो, उसको बोते हो, सोविंग करते हो, तो उनकी बहुत निगरानी रखनी पड़ती है, बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। ये जो बच्चा है प्लांट का ये खत्म नहीं हो जाए, बड़ा हो तब तक बहुत निगाह रखनी पड़ती है। और उनसे और ऑफस्प्रिंग लेने के लिए, बीज लेने के लिए, सीड लेने के लिए आपको इनका फ्लोर का वेट करना पड़ता है, उनको बड़ा होने का वेट करना पड़ता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो कुछ भी वेट नहीं करना पड़ता, ना टेंशन में रहना पड़ता है, फटाक से ट्यूब ली और लगाई, काम खत्म। तो आपको एग्जाम्पल पूछे बनाना और पाइनएप्पल, स्पीशीज प्रिजर्वेशन का मेथड या प्रोसीजर क्या है, तो आप ये कहोगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नॉट सेक्सुअल। आर्टिफिशियल, जब ये इतना सरल और बढ़िया तरीका, बिना खर्चे का तरीका जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाला प्लांट्स का देख कर आदमी का जी ललचाया, उसने भी शुरू कर दिया ये काम। ग्राफ्टिंग, आपको अल्फांसो आम चाहिए। अल्फांसो आम की टिक जो है काट के लिया है आप, इस तरह से टेढ़ी ओब्लिक, और आपके पास कोई घटिया सा आम का प्लांट लगा हुआ है। अब आम का यदि अल्फांसो की गुठली या सीड लगाएंगे तो बहुत टाइम लेगा, 10-15 साल लग जाएंगे, अल्फांसो कब खाएंगे। लेकिन एक टहनी ट्विग काट के तिरछी ले आए अल्फांसो की, और इस तिरछी ट्विग को, जो तिरछी ट्विग जो लाए हैं वो सियोन कहलाएगी। सियोन का मतलब नवयुग, नया लाए हो आप, सियोन लाए हो। और जो नीचे आपका जो घटिया किस्म का आम लगा वो स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक भी तिरछा कटा हुआ है और सियोन भी तिरछी कटी है, दोनों को ऐसे फिटिंग कर देंगे और दोनों को बांध देंगे रस्सी वगैरह से, कपड़े से उसको बांध देंगे। थोड़े दिन बाद देखोगे आप कि दोनों मिल गए हैं, और आपने जो सियोन लगाया था ये अल्फांसो वाला, अब पूरे जो है आप घटिया आम नहीं है वहाँ पर, अल्फांसो आम है। ये ग्राफ्टिंग कहलाता है, ये प्रोसीजर कहलाता है ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल है। मैंगोज में मैंने एग्जांपल दे दिया। कटिंग, अब आप गुलाब लगाना चाहते हो, गुलाब लगाएंगे, काला गुलाब लगाएंगे, लाल गुलाब लगाएंगे, पीला गुलाब लगाएंगे। गुलाब की बहुत तो वैरायटी है कलर्स में, तो ये उगाएंगे। तो एक रोज उस जैसा गुलाब चाहते हो वैसे उसकी ट्यूब लिया हो और जमीन में आप ग्रो कर लो, उग जाएगा। बोगनविलिया जो प्लांट है जिसमें छोटे कांटे भी होते हैं, और रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, इस तरह की इसकी जो पत्तियां सी लीव्स सी होती हैं वो ऑर्नामेंटेशन देती है, ऑर्नामेंटेशन करती हैं वो। तो घरों के अंदर बोगनविलिया भी उगा लेते हैं, इस तरह से ट्यूब को लाते हैं, जैसे मनी प्लांट्स को उगाते हैं वैसे बोगनविलिया भी उगा लेते हैं। ये कटिंग कहते हैं इसको, कटिंग करके लाए हो। तो सीड फ्रूट फ्लोर का कौन इंतजार करें, अपने को तो अभी 1 महीने के अंदर सुंदर सा प्लांट चाहिए जो दिखने में बड़ा मन को भावे। कटिंग लिया हो, लगा लो। लेयरिंग किसकी लेयर, सोयल की लेयर। ये कोई प्लांट है और इसकी एक ये धरती है, ये सॉइल है, इसकी एक ट्यूब जो है इसके नीचे जमीन में आ गई,
और यहाँ से ट्यूब कट हो गई। अब ये जो ज़मीन में पत्ती या स्टेम चला गया है, फिर जो ज़मीन में लेयर में लगाई है, मिट्टी की लेयर में, ये भी एक इस तरह से एक नया प्लांट खड़ा कर देगा। इसको कहते हैं लेयरिंग। टिश्यू कल्चर, देखिए प्लांट का जो टिप होता है ना, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। प्लांट के टिप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब डिवाइडिंग कैपेसिटी वाली। या ये टिप काटा इसको और लेयर के अंदर इसको हार्मोन्स दिए, न्यूट्रिएंट्स दिए, कंट्रोल टेम्परेचर दिया, कंट्रोल कंडीशन दी, तो उसमें से आप देखोगे इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रूटलेट्स आने शुरू हो जाएंगी, कुछ स्टेम्स भी उगने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे से, और फिर उनको ले जा करके आएगा और सोइल में लगा दो, पूरा प्लांट बन जाएगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको कंट्रोल कंडीशन में यदि रख के हम ग्रो करें तो वो प्रोसीजर कहलाता है टिश्यू कल्चर। मतलब लैब से आप जो है कहाँ ले गए, फार्म में ले गए, लैब में तैयार किया और फार्म में आप लेके चले गए। तो देखिए ये जो पोर्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, कुछ प्लांट्स को ईश्वर ने कहा कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, वो पोर्शन पूरा होता है। अब अपने पढ़ेंगे दो पोर्शन वाला, दो पेरेंट्स, एक मेल एक फीमेल। मैं कुछ मेल का निशान बनाता हूँ जो आगे तक, मतलब हर कहीं भी मेल का जो निशान है, सिंबल है, भाई एलिमेंट्स, कंपाउंड, फार्मूले लिखे हैं, सबके बनाए आपने साइन सिंबल। तो मेल का सिंबल क्या है, ये राउंड करो और एक एरो लगाओ इसके, ये मेल। फीमेल प्लस नीचे प्लस, ये फीमेल है ये मेल है, टू पेरेंट्स हो गए। ये तो देगा मेल गैमेट और ये देगा फीमेल गैमेट। गैमेट का मतलब सेल ही है, ये मेल सेल है ये फीमेल सेल है, लेकिन स्पेसिफाइड है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पेसिफाइड जो सेल्स है इनको अपने गैमेट कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक हो जाएंगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, इसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट, इसको जाइगोट कहेंगे। इस तरह की जो ये प्रोसीजर है, कौन से सेक्सुअल ऑर्गन है प्लांट में, वहां से ही शुरू करते हैं अपने, और एक राउंड घुमा देते हैं ताकि याद रहेगा लर्निंग में कि उससे ये निकला, उससे ये हुआ, उससे वो हुआ, और फिर अपने जैसा प्लांट पैदा हुआ। तो अपने ये ऐसा करते हैं। हाँ, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होगा ना वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। भाई अपने भी देखते हैं कि कोई किसी के यहाँ कोई बच्चे का किसी का बर्थ होता है तो फिर क्या कहते हैं, इसकी आंख तो दादा पर गई है, अरे इसके होठ तो इसकी मम्मी पर गए हैं, इसकी शक्ल जो है इसके दादा पर गई है, अरे इसके कान जो है इसके बाप के ऊपर है। तो कहने का मतलब कि सारी पीढ़ियों के कैरेक्टर उस ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी होगी पेरेंट्स की, नो, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संभव था, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, डिफरेंट होगी, टू पेरेंट्स होंगे। तो सबसे पहले
अपने चलो चलते हैं कि जो मैंने 5 ऑर्गन बताए थे प्लांट से, उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन सा ऑर्गन है? सेक्सुअल फ्लोर बताया था मैंने, ये फ्लोर। और फ्लोर के अंदर क्या है कि आपने किसी जैसे धतूरे का फ्लोर मिल जाता है आसपास, धतूरे का है और किसी का, उसमें देखा होगा फ्लोर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक तो नीचे क्या है कि इस तरह से हरी सी पत्ती होती है इस तरह से, और एक क्या है कि ये डंठल होता है फ्लोर का। तो इनको तो सेपल कहते हैं। और ये जो है बड़े रंगीन कलर्ड, इनको पेटल कहते हैं, पेटल। और इन्हीं के बीच में क्या है कि एक इस तरह से सिर्फ धागे जैसे होते हैं, लंबे लंबे धागे, उनको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन, स्टेमन का मतलब ये मेल ऑर्गन है स्टेमन। और इसी के इन धागों के बीच में ही एक और लंबी सी रचना होती है इस तरह से, जो नीचे फुली हुई होती है इस तरह से। नीचे ये स्वोलन होती है जिसको ओवेरी कहते हैं, और ये लंबा सा इसको स्टाइल कहते हैं। ऊपर जो है ये टिप, इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। और एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इन तीनों को ही पिस्टिल कहते हैं। तो देखो प्लांट्स में यदि औरत का नाम लेना हो तो पिस्टिल, इसके पिस्टिल कहाँ है? औरत का है प्लांट, फ्लावर में पिस्टिल कहाँ है? कुछ फ्लावर जिसको अपने क्या है कि मेल से देखना है, आदमी से देखना है, तो भाई इसका स्टेमन कहाँ है? समझ में आ गया? स्टेमन मतलब आदमी, पिस्टिल मतलब औरत। अब फ्लावर के अंदर क्या है कि दोनों ही हो, आदमी और औरत। बाहर से दूसरी जगह से कोई आदमी नहीं आएगा, दूसरी जगह से कोई पिस्टिल औरत नहीं आएगी, एक ही फ्लोर के अंदर दोनों है, तो उसको कहते हैं कंप्लीट। फ्लोर की फैमिली कंप्लीट है। हर्मोफ्रोडाइट, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, कई नाम से पुकार सकते हो इनको इस तरह से, जिसमें पिस्टल और स्टेमन दोनों ही हो, आदमी और औरत दोनों हो, उसको आप कंप्लीट फ्लोर या बाइसेक्सुअल फ्लोर कहोगे। एक फ्लोर होते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब ऐसा फूल है जिसमें खाली स्टेमन ही स्टेमन है। एक प्लांट जो है वो खाली ऐसे ही फूल दे रहा है जो स्टेमन ही स्टेमन है, इसका मतलब वो आदमी पेड़ है, आदमी ट्री है वो। और एक ट्री ऐसा है जो क्या है कि फीमेल ही फीमेल, यानी औरत पिस्टिल के फ्लोर बनाया जा रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो कहने का मतलब है कि उसको तो आप इनकम्प्लीट ही कहोगे, इसमें औरत नहीं है, इसमें आदमी नहीं है, इनकम्प्लीट, यूनिसेक्सुअल। आपने आपस में बातें करते हुए सुना होगा, हमारी वगैरह गार्डन में होता है कि भाई साहब पपीता ऐसा नहीं लगेगा, पपीती भी लगानी पड़ेगी। उसका कहने का मतलब कि ये तो पपीता है, ये तो स्टेमन है, सिर्फ इस स्टेमन देगा। पपीता तो पपीती देगी ना, पपीती की ओवेरी देगी, तो एक पपीती भी लगाओ। तो वो ये कहते हो रहे हैं कि फीमेल प्लांट की भी आवश्यकता है। अपने जितनी भी सब्जियां वगैरह, लौकी, भिंडी, ये जो खाते हैं सब्जियां वर्षा के दिनों में, हरी सब्जियां,
इनमें भी यही होता है, फ्लावर जो है किसी में मेल ही मेल होता है, स्टेमन ही स्टेमन होते हैं। तो माली कहता है कि हमें क्या है कि हमें वो टिंडे खाने हैं, हमें वो जो है लौकी खानी है, हमें जो है वो तोरई खानी है। तो माली कहता है कि कहाँ लगेगी, आगे लगेगी नहीं, क्योंकि ये तो बेकार के फूल है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है। इसके साथ में वो आपको औरत बेल भी लगानी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब इस तरह की प्लांट की स्पीसीज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एनीवे, ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन आपने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आगे आइए कि जो फीमेल और मेल जो ऑर्गन्स है वो मैंने आपको पहले से बता दिया। बस इतना बताना है कि जो मेल गैमेट है, मेल जो चीज़ है उस स्टेमन के अंदर, वो क्या है? मेल, वो पोलन है, हवा में डोलते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो क्या है? पोलन है। और पिस्टिल को मैंने बता दिया आपको, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये और तो फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन्स ये हो गए। इसके बाद में क्या है कि मेल जो है फीमेल के ऊपर आना चाहिए ना। ये जो मेल है, आदमी जो पोलन सेल है, ये जो सेल है ये स्टिग्मा के ऊपर आनी चाहिए। इसी को पोलन स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, उसी को पोलिनेशन कहते हैं। पोलन रीचेस एट स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब आप देखोगे कि भी इस तरह के जो फ्लावर होंगे, पपीता और पपीती, तो उसका जो स्टेमन है वो जो पोलन को कैसे भी करके पहुंचाए वहां तक। अब वो कैसे पहुंचाएगा? वो विंड से पहुंचा सकता है, हवा से, वो वाटर से पहुंचा सकता है, वो इंसेक्ट, कीड़े, तितलियां वगैरह अपने प्रोबोसिस जो नेक्टर सक करने के लिए जो वो फूल के ऊपर बैठेगी, फ्लावर के ऊपर कोई तितली या बटरफ्लाई, तो अपने पंखों के, भंवरा बैठेगा, अपने पंखों के वो क्या लगा लेगा? पोलन भी लगा लेगा, और फिर वो दूसरे पपीती वाले फ्लावर पर जाएगा, औरत वाले फ्लावर पर जाएगा, वहां वो उसके उतर जाएंगे और स्टिग्मा पर चले जाएंगे। तो ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। और कुछ फ्लावर्स में क्या है कि दोनों होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कंप्लीट होता है वो फ्लावर। तो उसको कीड़े मकोड़ों की और की वायु की, हवा की जरूरत नहीं है, वो स्टेमन उसको दे देता है। इस तरह के रिवाज कुछ अपने सोसाइटी में भी हैं। कुछ जो कम्युनिटी हैं उनमें बहन भाइयों की शादियाँ होती हैं, और कुछ सोसाइटियाँ हैं वो बिल्कुल ही इसको मना करते हैं, उल्टा मतलब ऐसा हो जाए तो फांसी पर लटका दें। तो ये क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन वाली बात है। तो लेकिन एक दिमाग में ये बात तो आनी चाहिए ना आपके कि पपीते का पिस्टिल है, यानी फीमेल है, और उसके ऊपर क्या है कि कोई दूसरी स्पीसीज का पोलन गिर गया स्टिग्मा के ऊपर। दूसरी स्पीसीज का मतलब जैसे मान लो पास में कोई पीपल का फ्लावर था, कोई अमलतास का फ्लावर था, तो उस अमलतास का स्टेमन पपीती यानी पिस्टिल के ऊपर स्टिग्मा पर गिर गया, तो कैसा ऑफस्प्रिंग पैदा होगा? ऐसा थोड़ी होगा पपीता और अमलतास मिला के कोई इस तरह का नई कोई स्पीसीज बन जाएगी। ऐसा थोड़ी है, नेचर ऐसा अलाउ नहीं करती। ऊपर वाले ने बिल्कुल सेट सिस्टम भेजे हुए हैं। होता यह है कि जो स्टिग्मा जो होता है ना,
वो एक विशेष प्रकार का चिपचिपा सा स्टिकी एक पदार्थ सुगरी सीक्रेट करता है, जो हर एक स्पीसीज का अपना अपना अलग अलग होता है। और पोलन जो है अपने अपने सबस्टेंस केमिकल और जो स्टिकी सबस्टेंस उसको अपने वाले को पहचानता है और उसी में ग्रो करता है, वो फिर ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब। दूसरे के ऊपर किसी पर गिर गया तो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो स्पीसीज है अपने जैसे स्पीसीज बनाने में नेचर ने जो प्रोसीजर दिया है वो जारी है। तो ये पोलिनेशन आपने 3 एजेंट के द्वारा भी पढ़ लिया, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है। और विंड के अंदर क्या है, तो हवा चलेगी और चलेगी। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो वो इंसेक्ट्स पोलिनेशन करते हैं, तो इंसेक्ट तो क्या है कि रंगीन और बढ़िया नेक्टर वाला जो फूल उधर आकर्षित होंगे। तो कहने का मतलब है कि पेटल बड़े रंगदार होने चाहिए, सेपल भी मजेदार होने चाहिए, तो यहाँ से पोलन दूसरे से लाके स्टिग्मा के ऊपर रखेगा, कीड़ा तभी घुसेगा उस फूल में। एयर से जो होता है, विंड से जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फूल जो है ना, जैसे घास के फूल है, घास के फूल देखे हैं आपने? अरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूँ समझिए कि पिस्टिल और स्टेमन ही होते हैं, और जो हवा चलती है जोर से तो बहुत सारे पोलन्स निकलते हैं, बहुत सारे पोलन्स निकलते हैं और अपने को एलर्जी भी पैदा करते हैं सांस में। और किसी भी रैंडमली किसी भी पिस्टल पर जाके हो जाते हैं और फिर घास का रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे वीट का है, जैसे राइस का है, वो है इस तरह से। वीट के, राइस के फूल जो आपने को अट्रैक्टिव थोड़ी देखे गुलाब की तरह से, क्योंकि इनका तो विंड पोलिनेशन होता है। अब आप पोलन ट्यूब बन गई और ये पोलन ट्यूब जो है, यहाँ पर पोलन अपनी स्पीसीज के ओवरी के ऊपर गिरा है, स्टिग्मा के ऊपर, और वो एक इस तरह से नीचे ट्यूब बनाएगा और इस ओवरी तक पहुंच जाएगा वो मेल गैमेट। और ओवरी के अंदर है फीमेल गैमेट, एग है, अंडा है। तो पोलन जो है एग से मिल जाएगा, 2 सेल्स मिली, एक सेल बनाया, उस सेल का नाम जाइगोट, मेल गैमेट पोलन ट्यूब से आया, फीमेल गैमेट एग है, उससे ये मिल गया इस एग से, और जाइगोट नाम का एक सेल बना दिया, जाइगोट नाम का सेल। चलो ठीक है, जाइगोट नाम का सेल बन गया। ये जाइगोट नाम आते ही मेल फीमेल सेल का मिलन और जाइगोट सेल का बनना, ये प्रोसीजर कहलाता है फर्टिलाइजेशन। अब इस जाइगोट से सीड कैसे बनेगा? इसके अंदर बिल्कुल टाइनी ओविल होते हैं। ये जो ओवरी है ना, ये आपकी, ये जो ओवेरी है, इसमें टाइनी इस तरह के ओव्यूल होते हैं। ये एग रखते हैं और ऊपर से पोलन ट्यूब से पोलन आ रहा है और इस एग से मिल गया, ये इस एग से मिल गया, यहाँ जाइगोट बन गया ओव्यूल में। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स हैं बहुत सारे, उन ओव्यूल्स के अंदर एग है, उस एग से पोलन मेल गैमेट मिलते ही जाइगोट बना इसमें। और जाइगोट बनते ही क्या है कि ये जो ओव्यूल की जो बाहरी दीवार है,
ये जो मैंने दिखाई है इस तरह से बाहर आउटर, ये हार्ड हो जाती है और अंदर जाइगोट है डिवीजन करने लग जाता है, और जाइगोट जो एक सेल थी वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाती है। उस कई सेल्स के लोथड़े को एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। ये देखिए आप, ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है। एम्ब्रियो जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है वो ओव्यूल का जो कवर है वो हार्ड हो जाता है और बाकी सब गायब हो जाते हैं। बाकी सब कौन गायब होगी? अरे ये स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमन, पेटल, सेपल सब गायब हो जाएंगे, सीड रह जाएगा। यदि नंगा है जिम्नोस्पर्म में तो सीधा दिखेगा, वरना क्या है कि वो सीड जो है फ्रूट के अंदर रहेगी। तो फ्रूट क्या भला है? इस सीड तो आपने बता दिया कि ओव्यूल से बना है, आपने बताया इस सीड तो बन गया है इसके अंदर ओव्यूल से, लेकिन ये ओवेरी की जो वाल है ना, ये ओवेरी की वाल, ये वाल क्या है कि ये मोटी हो जाती है या हार्ड हो जाती है, इस तरह से रसदार हो जाती है। ये ओवेरी की वाल जो है तरबूज बन जाती है, कभी मैंगो बन जाती है, और कभी नट बन जाती है, बादाम वगैरह, और हार्ड हो जाती है। तो आप क्या खा रहे होते हो प्लांट्स में? ये फ्रूट्स खा रहे होते हैं? नहीं, आज का जो लेसन पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ आप क्या खा रहे होते हो। ओव्यूल खा रहे होते हो, ओवेरी खा रहे होते हो, स्टिग्मा खा रहे होते हो, स्टाइल खा रहे होते हो। बोले हम ओवेरी खा रहे होते हैं, उस तरह इसका क्या होगा? ओवेरी खा रहे हैं। ये तो अंदर बीज है, इनको तो हम थूक रहे हैं। ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हुआ उसको थूक रहे हैं बाहर स्पिटिंग में, और ओवेरी का मजा ले रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। तो मैंगो का जो रस है वो ओवेरी की वाल में भरा हुआ होता है, वो खाते हो आप। तो देखिए आप फ्रूट्स पर आ गए, और सीड के बाद में फ्रूट्स, सीड किस में रहते हैं? फ्रूट्स में। और फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स इधर उधर नहीं जाए, सीड इधर उधर नहीं जाए, जगह नहीं बदले, तो वहाँ एक ही जगह पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे, सारी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। वहाँ तो बहुत भयंकर कंपटीशन हो जाएगा, लाइट का, वाटर का, और वो जो स्पीसीज है प्लांट की वो तो डिस्ट हो जाएगी ना। इसलिए नेचर ने उनको एक तरीका दिया है कि आप डिस्पर्सल करो, दूसरी जगह भी फैलाओ। क्या फैलाएं? ये जो फ्रूट है फैलाओ। आम जो है आप महाराष्ट्र से, आम जो है हिमाचल में ले जाओ, बंगाल में ले जाओ, उसकी गुठली गिरेगी कहीं ना कहीं तो वह आम का पेड़ लगेगा। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड नेचर ने कैसे दिया है? तो आम के अंदर क्या रस बना, ओवेरी ने रस दिया और दिया नेचर ने, तो उसको एक तरीका दिया है डिस्पर्सल का, कि ये रस के चक्कर में क्या है, आदमी इसको इधर उधर ले जाएगा, डिस्पर्सल होगा इस सीड्स का। वहाँ फिर नई स्पीसीज, नए ऑफ स्प्रिंग उगेंगे, ग्रो करेंगे। देखिए, तो डिस्पर्सल क्यों आवश्यक है सीड्स का? भाई स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए, स्पीसीज को बनाए रखने के लिए जरूरी है सॉरी, ये विंड से भी हो सकता है। आपने तैरते हुए देखा होगा, ये बच्चे इनको पकड़ते हैं, रूई जैसे से कोई इसको हाबू बोलता है, तो कुछ बोलता है। गर्मियों के दिनों में हवा में तैरते रहते हैं, नीचे काला सा सीड होता है, एक जगह से दूसरी जगह विंड से तैरते रहते हैं। कॉटन है, डेंडेलियन है, ये पूछेगा कॉटन और डेंडेलियन सीड्स का डिस्पर्सन कैसे होता है? विंड से होता है, वाटर से। कोकोनट के जो ऊपर की जो रेशे होते हैं ना, उसमें हवा भर जाती है, और वो समुद्र में, पानी में
तैरते तैरते समुद्र के दूर दूसरे किनारे पर चले जाते हैं, वहाँ कोकोनट लग जाते हैं। वाटर कोकोनट का रेशो से बता दिया मैंने, ये थोड़ा हल्का हो जाता है। लोटस कमल के जो फ्रूट होता है उसका बाहर का वातावरण स्पॉन्जी होता है, उसमें हवा रहती है, वो भी हवा के कारण तैरता रहता है। फ्रूट कमल का, लोटस का दूसरी जगह पहुंच जाता है, वहाँ लोटस उग जाते हैं। एनिमल्स, ये तो अपने देखा, और आपने किसी फार्म हाउस में या खेत में चले गए या किसी सड़क से जा रहे हो आप, और आप रुक गए थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा टहल लेते हैं, और फिर वापस देखा तो कह रहे यार कांटे लग गए। वो असल में फ्रूट्स के हुक हैं, स्पाइन्स हैं, वो आपके लग गए। आपने एक गांव से दूसरे गांव में आपने उनको पहुंचा दिया, वो डिस्पर्सल हो गया। तो पशु वगैरह भी दूर जाते हैं, वो ले जाते हैं। एक चौथा तरीका और होता है एक्सप्लोजिव फ्रूट्स। जितनी भी फलियां होती हैं, जिसमें जितनी भी दाल वाली जो फलियां होती हैं, पी मतलब मटर है, बालसम है, इनमें जो फलियां होती हैं वो बिल्कुल पहले तो ग्रीन होती हैं, फिर धीरे धीरे ब्राउन हो जाती हैं, और फिर बिल्कुल पक जाती हैं। और पकने के बाद में वो फलियां जो बीच में से इस तरह से झटके से आवाज़ करती हुई, उसके अंदर जो जितने भी सीड हैं वो दूर दूर गिर जाते हैं। तो इसको एक्सप्लोजिव फ्रूट्स कहते हैं इन फलियों को। अब चलो सर, सीड दूर तक पहुंचा दिया आपने, डिस्पर्सल ऑफ सीड को आपने दूर तक पहुंचा दिया। अब ये उगेगा कब, ग्रो कब करेगा? जो ही उसको फेवरेबल कंडीशन होगी, वर्षा ऋतु का समय आएगा, पानी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, एम्ब्रियो को जो अंदर है, उसके बाहर ओविल की हार्ड जो लेयर है वो नरम होगी, ओविल की लेयर, और एम्ब्रियो तक पानी पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, वार्मथ गर्मी पहुंचेगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वाटर का। बिना वाटर के कोई पौधा लगाते हुए कभी देखा है क्या आपने? मतलब वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो द प्लांट और टू जर्मिनेट द सीड। इसमें पानी ऐसा क्या करता है? पानी जो है वो एंजाइम्स, जो सीड के अंदर एंजाइम्स होते हैं, पानी उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। और एंजाइम्स एक्टिवेट होकर क्या करते हैं कि जो सीड के अंदर स्टोरेज फूड है, जैसे मान लो गेहूं का दाना है, गेहूं के दाने में स्टोरेज फूड क्या है? आटा है। तो उस स्टोरेज फूड को एंजाइम जो है सोल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं, घुलनशील सोल्यूबल फॉर्म में। और जो ही सोल्यूबल फॉर्म में बदलता है तो वहाँ से क्या है कि एम्ब्रियो जो है ना, सेल से डिवाइड होना शुरू हो जाती है एम्ब्रियो की जमीन की तरफ। रूट्स, आर मीन्स रेडिकल, रूट का छोटा रूप रेडिकल। ये रेडिकल्स नीचे एक जड़ जैसे होते हैं, जड़ नहीं होते लेकिन जड़ जैसे होते हैं, जमीन में पकड़ बना देते हैं एम्ब्रियो की, बीज की, रेडिकल। और फिर आपको क्या है कि पहले रेडिकल बनता है और बाद में प्ल्यूम्यूल बनता है। प्ल्यूम्यूल मतलब क्या होता है कि आपने सीड के ऊपर 2 हरे पत्ते से देखते हैं, आप बड़े खुश होते हो कि मैंने बीज लगाया, पानी दिया और देखो ये उग गया, ग्रो कर गया, जर्मिनेट कर गया। और वो हरे रंग के जो 2 पत्ते हैं वही काम के हैं, वो प्ल्यूम्यूल है, वही स्टेम और लीव्स बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड खुद का बनाना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाता है बीज, वही ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। और उस वही ऑफ स्प्रिंग जो ऑटोट्रॉफ कहलाता है, फूड अपना खुद बनाने लग जाता है, धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है, प्लांट बन जाता है। ऑफ स्प्रिंग अब तो बड़ा हो गया, बाद में उसी के फ्लोर आएंगे, उसी के क्या है कि मेल गेमेट, फीमेल स्टेमन, पिस्टिल वगैरह होंगे, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा,
फिर से क्या है कि वो सीड बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, फिर से डिस्पर्सल होगा, फिर जर्मिनेशन होगा। और ये चक्कर जो है, ये 8 स्टेज में जो मैंने मतलब बनाया आपके लिए ग्राफिक, ये ऐसे चलता रहेगा। और प्लांट्स की जो सेक्सुअल लाइफ है वो बनी रहेगी और चलती रहेगी। मैं समझता हूँ आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगले टॉपिक पर।